Hey dear students, welcome back to lecture 3 of our chapter 2 that is planning and ad campaign या फिर हम इसको advertising campaign भी बुलाते हैं। सेमेस्टर 4 SY BCom का advertising पार्ट 2 हम कर रहे हैं बच्चों, जहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स? बेसिकली एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन। किसको? टारगेट ऑडियंस को, राइट, ताकि उसका एक फ्रेम ऑफ एक्शन जो है वो लिया जाए, ताकि कस्टमर अपना एक माइंडसेट हमारे हिसाब से डेवलप कर पाए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव। अब आपके टेक्स्ट बुक में भले ही ये रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है बच्चों, लेकिन फिर भी एज अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ कॉलेज होते हैं जो इसको आपके सिलेबस का हिस्सा समझकर आपको एग्जाम्स में पूछते हैं। कुछ कॉलेज होते हैं कि रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है, इसके लिए इसको छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे किसी भी मटेरियल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको उसको पढ़ना ही है। अब पढ़ते हैं अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन। सबसे पहला, सेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप क्या चाहते हो? तो सबसे पहला हमको बोलता है टू इंक्रीज सेल्स। हम क्या चाहते हैं? सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स का क्या है? इज टू इंक्रीज सेल्स, एंड सेल्स कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमेशा सिर्फ उन 4 पीस को याद रख लो। P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारा बनता है मार्केटिंग मिक्स। सेल्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी लिस्टेड विद रेफरेंस टू एरिया, पीरियड, सेल्स फोर्स, टीम एंड सो ऑन। सेल्स ऑब्जेक्टिव किसी प्रोडक्ट के लिए अगर हम बनाते हैं तो वो हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं। कौन से एरिया में सर्व करना है, कौन सा टाइम पीरियड ड्यूरेशन होना चाहिए, और हमारी सेल्स फोर्स टीम किस तरीके की होनी चाहिए, जब हम सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा एम्फोसिस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। तो ये होता है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हम अपने मार्केट शेयर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। यानी एक इंडस्ट्री है जिसमें मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अब उस इंडस्ट्री में मेरा मार्केट शेयर जो है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर। सेल्स डिपार्टमेंट को क्या इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आता है? सेल्स डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, यानी कि मार्केट में सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट मेरा ही होना चाहिए, मेरे ही कंपनी का, मेरा ही ब्रांड होना चाहिए। ये होता है सेल्स डिपार्टमेंट का मेन मोटो। नाउ द मार्केट शेयर इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ अ कंपनी। मार्केट शेयर क्या है? सेल्स का परसेंटेज है किसी कंपनी का द टोटल सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि सेल्स ऑफ कंपनी। अब कैसे निकालोगे सेल्स ऑफ कंपनी कैसा है? जब उसको डिवाइड करोगे उस इंडस्ट्री में कितना सेल्स हुआ है, उस इंडस्ट्री में कितना सेल्स हुआ है। फॉर इंस्टेंस, इफ द टूथपेस्ट इंडस्ट्री सेल्स पर ईयर आर अबाउट 6000 करोड़। टूथपेस्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसका सेल्स पर ईयर क्या दिया है? 6000 करोड़। अब उसमें से कोलगेट पामोलिव का स्पेसिफिक अगर हम बात करें शेयर कितना रहा है? 3000 करोड़। तो कितना हो गया कोलगेट का शेयर टूथपेस्ट की इंडस्ट्री में? स्ट्रेट अवे 50%। 6000 करोड़ उस इंडस्ट्री का सेल्स है, उस इंडस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक कंपनी का सेल्स है जो कि है 3000 करोड़। तो वो कितना हो जाता है? हमारा मार्केट शेयर कोलगेट का कितना है? 50% है। कितना है? 50%। Firms make every possible to increase their market share or at least retain the current market share. हर एक फर्म की कोशिश रहती है या तो मैक्सिमम मार्केट शेयर हमारा हो, या तो मैक्सिमम मार्केट शेयर हमारा हो, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है जितना मार्केट शेयर है उतना तो कम से कम हम मेंटेन करें। अगर 30% मार्केट मेरा है, 70% कॉम्पिटिटर्स का है, अगर मैं 30 को 50 नहीं कर सकती हूँ तो कम से कम उस 30 को 20 ना होने दूँ। For this purpose, the company has to be proactive in designing effective marketing mix. और इसीलिए कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है अपने मार्केटिंग मिक्स की डिज़ाइनिंग के लिए, जो कि प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस प्रमोशन के ऊपर कंपनीज को काम करना होता है। नेक्स्ट हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो सेल्स बढ़ाना है, दूसरा मार्केट शेयर बढ़ाना है, तीसरा है प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। हर फर्म जो है उसका इंटेंशन होता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़े।
विदाउट प्रॉफिट्स अ फर्म फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव। डेफिनेटली अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फर्म आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। So, sales and market share may increase, but still a company may not earn profits due to high overheads. Sales और आपका जो sales है और आपका market share दोनों बढ़ तो रहा है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो क्या कुछ फ़ायदा है? सेल्स भी बढ़ा, मार्केट शेयर भी बढ़ा, यानी कि खर्चा ज़्यादा है, इनकम ही नहीं आ रही है, ओवरहेड्स ज़्यादा है, हमारे खर्चे ज़्यादा है हमारे। Therefore, to increase profits, a company needs to design innovative marketing mix, but at the same time must reduce overheads wherever possible. इसीलिए अगर प्रॉफिट्स आप चाहते हैं कमाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, तो आपको मार्केटिंग मिक्स के ऊपर काम करना होगा और वही अपने ओवरहेड्स, अपने खर्चों को आप जहां पॉसिबल हो वहां पर आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन न्यू कस्टमर्स। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो तो रहने ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ हम न्यू कस्टमर्स को भी अपने मार्केट में कवर करना चाहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म में इंटेंड टू गेन न्यू कस्टमर्स टू इंक्रीज इट्स सेल एंड टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर। तो बेसिकली जो मेरा मार्केट शेयर है मैं उसको मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, उसको डिक्रीज नहीं होने देना है। New customers can be gained by inducing competitors, customers and by catering to new segments. तो new customers कैसे हम बढ़ा सकते हैं? By inducing competitors, customers. competitor के customer कौन से हैं उनको convince करने की कोशिश करो। convince यानी कि उनको attract करने की कोशिश करो, उनको offers दो, उनको अपने पास ले आओ, जिससे कि हम new segments को भी cater यानी कि explore कर सकते हैं। तो ये कुछ सेल्स ऑब्जेक्टिव है जो हमने देखा है। सेल्स बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, कस्टमर्स बढ़ाना है। यहाँ पर हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव है। टू एक्सपांड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बहुत ज़रूरी है। पुश एंड प्रमोट द सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के सेल के लिए जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होना ज़रूरी है। A company may try to expand its distribution network in new areas or in existing market. तो अपना distribution network हम दूसरे एरिया में भी बढ़ा सकते हैं, existing market में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। Expanding distribution network may help the company to achieve sales objectives, but at the same time company must keep satisfied the existing dealers. आप distribution network तो बढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो existing dealers है उनको भी satisfied रखना ज़रूरी है। Therefore, the sales objectives must include inducing new dealers to stock and promote the company's product. तो सेल्स ऑब्जेक्टिव के अंदर होना चाहिए कि हम न्यू डीलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक करके रख सके, जब भी कस्टमर की डिमांड आए तो उनको सर्व करे, कंपनी के प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट करे। इससे एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो हम मेंटेन करके रख सकते हैं। किसके साथ में? हमारे न्यू डीलर्स के साथ में और हमारे एग्जिस्टिंग डीलर्स के साथ में। नेक्स्ट हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव है टू एंटर इन न्यू मार्केट्स। अ कंपनी में एंटर इन न्यू मार्केट्स टू एक्सपांड इट्स सेल्स। कंपनी जो है एक न्यू मार्केट में एंटर हो सकती है अपने सेल्स को एक्सपांड करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी फोकसिंग ओनली ऑन लोकल मार्केट में लाइक टू एंटर इन टू रीजनल मार्केट्स और नेशनल मार्केट। तो बेसिकली हम न्यू मार्केट में जब एंटर होते हैं, अभी तक हम लोकल लेवल पर सर्व कर रहे थे, अब हम रीजनल पे बढ़ गए, फिर नेशनल पे आ गए, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर आ गए। इस तरीके से आप अपना मार्केट्स जो है उसको एक्सपांड करते हो, न्यू मार्केट में एंटर होते हो। देयरफॉर सेल्स ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लिस्टेड टू एंटर इन न्यू मार्केट्स इन ऑर्डर टू एक्सपांड द मार्केट्स। टू इंड्यूस न्यू सेल्स प्रमोशन स्कीम। सेल्स प्रमोशन स्कीम क्या है? एडवर्टाइजिंग पार्ट 1 में भी हमने देखा था। सेल्स को बढ़ाने के लिए जो हम स्कीम्स बेचते हैं, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए जो हम स्कीम बेचते हैं वो होता है सेल्स प्रमोशन स्कीम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ देखो तो कुछ टेक्निक्स है सेल प्रमोशन की। बंडलिंग बच्चों आपने देखा होगा, अगर हम कोई रिटेल स्टोर में चले जाते हैं, डी मार्ट में चले गए, आप देखो एक साथ 2 कोको कोला की बोतल जो है वो साथ में रखी होगी, या माजा की बोतल, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल साथ में रखी है। अगर आप इंडिविजुअली लेते हो तो उसका प्राइस ज़्यादा है, एक साथ में खरीद रहे हो तो बंडलिंग कहते हैं उसे। एक साथ में खरीद रहे हो तो प्राइस कम है। तो हम क्या चाहते हैं? सेल्स को बढ़ाना है, इसीलिए हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो बंडलिंग जैसा ऑप्शन है, कंटिन्यूटी प्रोग्राम है, कूपन्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक्सचेंज ऑफर्स होते हैं, फ्री ट्रायल्स होते हैं, गिफ्ट कार्ड होता है, पैसे रिफंड वाले
कुछ ऑप्शन होते हैं आपको, कुछ आपको डिस्काउंट में लिमिटेड ऑफर्स दिया जाता है, लकी ड्रॉ होता है, बाय वन गेट वन फ्री, तो हम अच्छे से जानते हैं ये ऑफर मिलता ही है। इवेंट को स्पॉन्सर करना, स्टॉक क्लियरेंस सेल जो हम निकालते हैं, सैम्पल्स जो हम देते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ हमारी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स होती है, यानी कि सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती है। तो इस तरीके से हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं कि कैसे हम अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। मार्केट शेयर को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, न्यू कस्टमर सेगमेंट को बढ़ाना है, मार्केट को एक्सपांड करना है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करना है, सेल्स को इंक्रीज करना है, न्यू सेल्स प्रमोशन स्कीम लेकर आनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाना है। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने सेल्स के बारे में पढ़े हैं। ओके, नाउ वी हैव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव वर्सेस सेल्स ऑब्जेक्टिव। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम समझेंगे। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का काम क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट करना, एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं, ब्रांड की इमेज को बनाना चाहते हैं ताकि जो टारगेट ऑडियंस है वो कुछ एक्शन ले सके। एक्शन क्या होगा? जब फाइनली उन्होंने हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदा। तो अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन, जो कम्युनिकेशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको आप याद कर लेंगे। सेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने टारगेट मार्केट से क्या चाहते हैं हम? सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं। ये होते हैं हमारे सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स। फिर आते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में आता है अवेयरनेस क्रिएट करना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना, लोगों के अंदर ब्रांड इमेज को बढ़ाना और उसी के साथ साथ एजुकेट करना अपने कस्टमर्स को। हालांकि हम अगर सेल्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर हमको उनके अंदर कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करनी है, हमको सेल्स ऑब्जेक्टिव यानी अपना सेल्स बढ़ाना है। तो हम हायर सेल्स टारगेट रखते हैं, मार्केट शेयर ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं इन नेचर। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर इन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल टर्म्स। आपने तो कम्युनिकेट कर दिया, लोगों तक एडवर्टाइजिंग के जरिए बात पहुंचा दी, लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म में काउंट नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव टर्म में काउंट कर सकते हो कि हाँ भाई आपका ऐड जो है वो बहुत अच्छा रहा है जिसकी वजह से हमारा सेल्स होना शुरू हो गया है। लेकिन जब बात करते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव की तो वो क्वांटिटेटिव होता है, कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा बिका, कितनी यूनिट जो है हमारी सेल हुई है, हमको पता चलता है, राइट। तो वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव इन नेचर। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज लिमिटेड एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो लिमिटेड इसके लिए क्योंकि उसको डिराइव किया गया है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आता है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव ब्रॉडर है क्योंकि कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में से लिया जाता है, कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में से लिया जाता है, इसलिए सेल्स का ऑब्जेक्टिव हमारा ब्रॉडर है। अब मेन रोल क्या है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का? अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांड या कंपनी इमेज या उनकी रेपुटेशन को बढ़ाना। हालांकि अगर हम बात करें सेल्स ऑब्जेक्टिव की तो उसका काम होता है सेल्स बढ़ाना, प्रॉफिट्स बढ़ाना, मार्केट शेयर बढ़ाना, कस्टमर बेस बढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपांड करना। ये हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव का काम होता है। फ्रेम्ड बाय, अब कौन बनाता है ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव? जनरली इसको एक एड एजेंसी बनाती है, क्योंकि अगर एक बार एज एन एडवर्टाइजर आपने एड एजेंसी को बता दिया कि आप क्या बेचना चाहते हैं, आगे की जिम्मेदारी एड एजेंसी की होती है कि वो किस तरीके से लोगों तक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन रखती है। जब हम बात करते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव की तो सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपका मार्केटिंग मैनेजर आपको बोलेगा कि इस साल जो है हमको 10 करोड़ का सेल्स होना चाहिए, तो ये जो नंबर डिसाइड किया किसने किया? मार्केटिंग मैनेजर ने डिसाइड किया है। देन वी हैव एरिया वेरिएबिलिटी। Communication objectives remain the same in all areas, especially when a new product is launched in the market, that is to create awareness. अब अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है तो आप जो अपना ऐड बनाएंगे वो हर जगह सेम ही होगा। आप एरिया वाइज उसको अलग अलग ऐड नहीं बना रहे हो, आपने उसको सेम ही रखा है। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के अंदर कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम सेल्स ऑब्जेक्टिव की बात करें, एक पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है, कंपटीशन पे डिपेंड करता है और ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा सेल्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिपेंड करता है। हालांकि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो हर जगह हमारा कॉमन ही होगा।
Then we have duration. The communication objectives are generally framed for a period of 1 year. Communication objective जैसे क्रिएट करनी है अवेयरनेस, तो 1 साल का टाइम पीरियड काफ़ी हो जाता है. सेल्स ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मीडियम टर्म के लिए होते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. जैसे कि आपने क्वार्टरली सेल्स मीट रखा है, वहाँ पर आप डिसाइड करते हो हर 3-3 महीने में हमारा सेल्स कितना बढ़ रहा है, या हर 6 महीने में कितना बढ़ रहा है, या फिर हर 1 साल में कितना बढ़ रहा है, या 5 सालों में हमने कितना सेल्स किया है. तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है हमारे सेल्स का. लेकिन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है. देन वी हैव एप्लीकेबिलिटी. Communication objectives are generally set by large firms that rely on advertising and other elements of IMC. तो बेसिकली कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स किसके बेसिकली ये जो लार्ज फर्म्स होते हैं वो सेट करते हैं कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, और उसी के साथ साथ वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी होती है उनकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और उसी के साथ साथ IMC यानी कि एडवर्टाइजिंग के जो अलग अलग एलिमेंट्स IMC के अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, जैसे पब्लिसिटी हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, जो हमने हमारे पार्ट 1 में पढ़ा है, IMC उसको बुलाते हैं. सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो एप्लीकेबल है सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, लोकल हो, ग्लोबल हो, सेल्स ऑब्जेक्टिव हर जगह होते हैं. देन वी हैव रिव्यू पीरियड. कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को हर 6 महीने में हम क्या कर सकते हैं, 6 महीने के बाद में रिव्यू कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन का कोई इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा है. वही सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो हर एक मंथ में, हर एक क्वार्टर में, या फिर ईयर आफ्टर ईयर क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो रिव्यू किया जा सकता है. अब ये जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा है, तो क्या ऐसे स्टेप्स है जो ज़रूरी है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए. तो सबसे पहला आता है हमारा एनालाइजिंग द प्रोडक्ट. There is an utmost need to analyze the product with reference to its features, uses, price, warranty, durability and other relevant aspect. तो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है. जब हम बात करते हैं फीचर्स की, उसके यूजेस की, क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका प्राइस क्या है, वारंटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये सारे एस्पेक्ट को आप एनालाइज करेंगे. The manager in charge of setting objectives must also analyze the firm's product vis-a-vis the competitor's product offering. जो मैनेजर इंचार्ज है वो ना कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगा, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पर भी ध्यान देगा. प्रॉपर एनालाइज जो है वो किया जा सकता है मैनेजर के जरिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट में क्या यूनिक बात है वो हम पता कर सके, विच कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस और टू द कस्टमर्स. हमारा प्रोडक्ट यूनिक है तो ये यूनिकनेस जो है वो आपको ऑडियंस और कस्टमर्स तक बात पहुँचानी होती है. Then identifying the target prospect. Company must identify the target prospect, and identification of target audience can be done with the help of segmentation research. Manager must identify the prospects in terms of their demographics, sociographics, geographic location, psychographics and buying behavior. तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टारगेट प्रोस्पेक्ट्स द कंपनी नीड टू डिज़ाइन कम्युनिकेशन एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव. हमारे टारगेट ऑडियंस किस तरीके से है, किस एरिया को बिलोंग करते हैं, क्या बाइंग बिहेवियर पैटर्न है, क्या एटीट्यूड डेवलप करके रखते हैं, कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, ये सारे ही एस्पेक्ट होते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी अपनी कम्युनिकेशन और सेल्स ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है. For example, young females may be induced to buy the advertised product on glamour platforms such as beauty soap of film stars, or because you are worth it. तो यंग फीमेल्स जो होती है, अगर हम उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कोई ब्यूटी सोप को ख़रीदने के लिए, तो यहाँ पर ग्लैमर जैसा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ भाई एक ब्यूटी सोप को इस्तेमाल करके आप भी ब्यूटीफुल लगोगे. लेकिन अगर वही हम बात करें, वेर एज मिडल एज्ड फीमेल्स स्पेशली हाउस वाइफ्स में बी इंड्यूस्ड टू बाय विद स्पेशल ऑफर्स. भाई अगर आप कोई हाउस वाइफ होगी तो उसका बाइंग बिहेवियर अलग होगा. अगर उसको देखने मिलता है भाई एक के ऊपर एक साबुन फ्री मिल रहा है तो वो वाला साबुन खरीदो. हमको खूबसूरत अभी दिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, पैसे संभालने हमको, तो हम एक पे एक ऑफर वाला जो साबुन है वो जाकर खरीद लेंगे. Proper identification of target prospects enables the company to design effective product offer that meets the requirement and satisfaction of the customers. तो टारगेट प्रोस्पेक्ट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने ऑडियंस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, जिसके बेसिस पर आप अपने कम्युनिकेशन और सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आप अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकते हो उसकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद में.
देन यू हैव टू एनालाइज द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन एनालाइज करो, किस तरीके का डिग्री ऑफ कंपटीशन है मार्केट में, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है, रिसेशन में चल रहा है मार्केट या बूम पीरियड चल रहा है आपके कंट्री में। For instance, when a company faces intense competition, it may come up with communication messages to counter the claims of the competitors. And in case of sales, the company may have to adopt innovative schemes to counter the competitors. जब आप बहुत ज़्यादा competition face करते हो तो आपको कुछ ना कुछ claim करना ही पड़ता है competitor के against कि आप unique क्यों हो, और sales को बढ़ाने के लिए भी आपको innovative marketing strategy का इस्तेमाल करना पड़ता है। The economic market conditions influences the communication and sales objective. For instance, during recession, communication would be more persuasive in nature rather than just providing product information. रिसेशन के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पर्सुएसिव कन्विंसिंग होना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर लोग रिसेशन की वजह से सामान ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा पर्सुएसिव होना होता है। Then you have to identify the objectives. After analyzing the product, the target audience and the market condition, the company must list its communication and sales objective. एक बार प्रोडक्ट को एनालाइज कर दिया, टारगेट ऑडियंस को और मार्केट कंडीशंस को हमने एनालाइज कर दिया, अब उसके बाद हम अपने लिस्ट बनाएंगे कम्युनिकेशन एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव के। एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं किससे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि कौन सी स्टेज पर है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी या फिर डिक्लाइन। जैसे कि अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन स्टेज पे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस क्रिएट करता है, वही ग्रोथ स्टेज पर मैनेजर किस चीज़ पे फोकस करता है, ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए, ब्रांड लॉयल्टी को डेवलप करने के लिए, और कम्पिटिटिव एडवांटेज भी लेना चाहता है ग्रोथ स्टेज के ऊपर। Then you have to create a campaign. After listing out the communication and the sales objective, company must design advertising campaign. एक बार आपको communication objective मिल गया, sales objective मिल गया, अब आप अपने ad campaigns बनाना शुरू करते हैं। Ad agency इस stage पर बहुत ही important role play करती है जब एक campaign को design करना होता है। The ad agency may advise the company to retain the earlier communication theme or may design an entirely new campaign. या तो आप पुरानी थीम को लेकर चल सकते हो, मैसेज की थीम को लेकर चल सकते हो अपने ऐड में, या तो एड एजेंसी कंप्लीट न्यू थीम बनाकर लेकर आ सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कैडबरी इंडिया इज प्रोएक्टिव इन डिजाइनिंग इट्स कम्युनिकेशन थीम्स राइट फ्रॉम किड इन ऑल ऑफ अस। तो इन्होंने कैसे अपने कम्युनिकेशन की थीम को देखो कैसे चेंज करते आए हैं। पहले हम सब के अंदर एक बच्चा जो है वो छुपा है, या हम सब के अंदर एक बच्चा होता है, ये थीम थी उनकी। देन रियल टेस्ट ऑफ लाइफ, कैडबरी खाओ, दैट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ। और बाद में हो गया कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी थीम के ऊपर फोकस करके थीम्स को चेंज किया है, अपडेट किया है। देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ मीडिया। एड एजेंसी जो है क्लाइंट के अप्रूवल के साथ साथ ही अपना मीडिया जो है वो सिलेक्ट करता है, ताकि अपने एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन और सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब ये मीडिया मिक्स कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, एक तो कौन सा एरिया कवर होने वाला है, हमारे ऐड का बजट क्या है, कौन से कॉम्पिटिटर है, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में, और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही है। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर आप क्या करते हैं, अपना मीडिया जो है उसको चुनते हैं। देन यू हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैंपेन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एड कैंपेन को इम्प्लीमेंट कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, कम्युनिकेशन और सेल्स ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। द कैंपेन इम्प्लीमेंटेड इज एज फॉलोज, एरिया वाइज, मीडिया वाइज एंड पीरियड वाइज। तो आपने अपना कैंपेन कैसे चलाया, एरिया वाइज आपने डिसाइड किया, मीडिया वाइज डिसाइड किया कौन से मीडिया के ज़रिए आपको अपना ऐड करना है, और पीरियड वाइज यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से आप अपना ऐड जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो, ऐड कैंपेन को चलाते हो। लास्टली वी हैव रिव्यू। Now there is always a need to conduct a review of the campaign to find out whether or not the objectives are achieved. रिव्यू होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देखना चाहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं। इफ़ नॉट, करेक्टिव मेजर्स नीड टू बी टेकन विच में इंक्लूड रीसेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, चेंजेस इन मीडिया मिक्स, चेंजेस इन कम्युनिकेशन थीम एंड सो ऑन। तो करेक्टिव मेजर्स अगर आप नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की, क्योंकि आपको फिर से नहीं तो क्या करना पड़ता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीफ्रेम करना पड़ता है, अपने मीडिया मिक्स को चेंज करना पड़ता है। मीडिया मिक्स यानी कि आपने टेलीविज़न ले लिया, नहीं चल पाया, ऐड कैंपेन अच्छा रन नहीं हुआ, अब आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, आउट ऑफ होम मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी दूसरे चैनल की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, अपने कम्युनिकेशन थीम को चेंज करना पड़ सकता है एंड सो ऑन। तो ऐसे कई सारे रीज़न होंगे। अगर आपने ध्यान से रिव्यू नहीं किया अपने ऐड कैंपेन को, सक्सेसफुल रहा है, इफेक्टिव रहा है, नहीं रहा
रहा है, फेलियर है, तो वापस से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी. दैट इज़ वॉट द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक इज, विच इज़ नोन एज द सेल्स द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, द स्टेप्स दैट यू आर सपोज टू फॉलो. यहीं पर हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.